नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, डीएडीआर बढ़ोतरी की घोषणा तो हो गई। डीएडीआर 58% से बढ़कर के 60% हो गया, लेकिन क्या इसका भुगतान अप्रैल के महीने में हो पाएगा? क्योंकि अब महज कुछ ही दिनों के बाद स्पर्श द्वारा अप्रैल महीने का पेंशन का एसएमएस आना है। तो ऐसे में अगले कुछ ही दिनों के अंदर डीएडीआर की बढ़ोतरी का आदेश निकलना, फिर उसको स्पर्श के अंदर इंप्लीमेंट कर पाना, क्या यह संभव है? इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक गुड पीपीओ निकला है, जिसकी वजह से पेंशनर को 7,915 रुपए का एरियर मिला है। जी हां दोस्तों, 7,915 रुपए। वहीं अगर उनका बैड पीपीओ निकलता तो उनको इतना एरियर नहीं मिलता, महज 2 लाख या 3 लाख मिल पाता। तो गुड पीपीओ आगे दिखाऊंगा, कैसे पेंशनर को यह एरियर मिल पाया वो भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन का जो प्रपोजल भेजा गया है, उसमें खास करके पेंशनर्स के लिए क्या है, पेंशनर्स की बढ़ोतरी के लिए, पेंशनर्स के फायदे के लिए क्या है, एडिशनल पेंशन में क्या है, एलटीसी, ट्रेन टिकट वगैरह के बारे में, पेंशनर के फायदे के लिए क्या क्या प्रपोजल्स हैं, उसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन के लिए और एक डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, लेकिन इन डायरेक्टर की नियुक्ति का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2030 तक का है। तो क्या पे कमीशन का काम अक्टूबर 2030 तक चलेगा? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं 4 विषयों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, वाह, जब गुड पीपीओ निकलता है तो एरियर का अमाउंट भी ज्यादा होता है। खाते में आए स्पर्श से 7,915 रुपए। जी हां दोस्तों, पेंशनर का गुड पीपीओ निकला और उनको ये एरियर का अमाउंट खाते में क्रेडिट हो गया। ये देखिए मैसेज। अब दोस्तों, इनका जो पीपीओ निकला था वो भी अभी अप्रैल के महीने में ही निकला था। तो इनका पीपीओ एक बार देख लेते हैं, क्यों इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ बोल रहा हूं। चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप स्पर्श का पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि अप्रैल 2026 महीने में ही निकला हुआ पीपीओ है। और इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं आगे आपको समझाऊंगा। और इस गुड पीपीओ के जारी होने के बाद पेंशनर के खाते में 7,915 रुपए का एरियर का भुगतान हो चुका है। जी हां, आप देख पा रहे हैं, ये एक 1986 के भर्ती और अगस्त 2010 के रिटायरी पेंशनर थे, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल 4 दिन था। हवलदार रैंक से रिटायर हुए थे। इनको एमएससीपी न्याय सुधार लागू था, जो नहीं मिला था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद अब मिल गया है, उसी का ये पीपीओ है। और अगस्त 2010 के ये रिटायरी थे। देखिए, इनका पेंशन में तब्दीली करते हुए उनका नोशनल पे डिटेल्स में आप देख पा रहे हैं, पे लेवल 06 हो गया है, यानी कि उनका पेमेंट लेवल 06 के हिसाब से उनको मिलना शुरू हो गया है। और रिटायरमेंट के समय का उनका जो भी बेसिक पे वगैरह था, उसको भी रिवाइज करके इस पीपीओ में दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं 2010 के वो रिटायरी हैं, और 2010 में यानी कि 7वें पे कमीशन से पहले उनका बेसिक पे कितना था, उनका मिलिट्री सर्विस पे कितना था, ये सारा चीज यहां पर दिखाया गया है। साथ ही ग्रेड पे को भी दिखाया गया है। देखिए, 4200 रुपए वो उस समय में हुआ करता था। 7वें पे कमीशन से पहले एक नायब सुधार का ग्रेड पे है ये। तो इसीलिए मैं इस पीपीओ को गुड पीपीओ बोल रहा हूं, क्योंकि सारा डिटेल्स इस पीपीओ में मौजूद है। और इस पीपीओ में अगस्त 2010 के रिटायरी का पेंशन का रिवीजन 1 सितंबर 2010 से ही कर दिया गया। ये देखिए, 1 सितंबर 2010 से लेके 23 सितंबर 2012 तक, फिर आगे 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक, फिर आगे 1 जुलाई 2014 से लेकर के 31 दिसंबर 2015 तक, फिर 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक, और 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक, और अभी 1 जुलाई 2024 से लेकर के ओआरओपी 3 का रेट में जो जो समय पर जिस जिस सर्कुलर या जिस जिस ओआरओपी के हिसाब से जितना उनको पेंशन लागू था, या रिटायरमेंट के समय की बढ़ोतरी के हिसाब से एमएससीपी के हिसाब से उनको जितना लागू था, सारा चीजें लागू करते हुए, सारा एंटाइटलमेंट शो करते हुए ये पीपीओ निकाला गया है। इसीलिए ये पीपीओ एक गुड पीपीओ है। अब देखिए, उनका कितना पहले था, कितना बाद में बना, उसका भी बकायदा डिफरेंस यहां पर पूरा दिया गया है। उनको रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी पहले कितना मिला था, अभी इस रिवीजन के बाद कितना मिल गया, वो सारा चीजें भी, वो सारा डिटेल्स भी इस पीपीओ में दिखाया गया है। इसलिए ये एक गुड पीपीओ है। और ये पीपीओ 6 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है,
जिसके बाद अब पेंशनर के खाते में 7,915 रुपए का एरियर का भुगतान हो चुका है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस पीपीओ के निकलने के बाद उनको एरियर भी भुगतान हो चुका है। पेंशनर का जो वीडियो संदेश आया है उसको सुन लीजिए। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं हवलदार राजवीर सिंह 31 अगस्त 2010 को रिटायरमेंट हुआ था, 24 साल 4 दिन सर्विस करके, और मेरा एमएसीपी नायब सूबेदार का नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को भी डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसलिए फिर मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ गया और टिकेंद्र दास जी का वीडियो देखता था। वीडियो देखते देखते इनके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैंने मैसेज किया 7 दिसंबर 2025 को मैसेज किया। टिकेंद्र दास जी ने मुझे मैसेज किया कि आपको एमएसीपी लागू है नायब सूबेदार की, और मैं आपको इंग्लिश बना करके भेज रहा हूँ, आप इसको सीपी ग्राम के अंदर ग्रीवेंस डलवा देना। मैंने ऐसे ही किया इनकी गाइडलाइन के अनुसार, और मेरा 6 अप्रैल 2026 को पीपीओ जनरेट हो गया, और आज 16 अप्रैल को 7,915 रुपये एरियर के रूप में मेरे खाते में क्रेडिट हुआ। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी भी भूतपूर्व सैनिक को पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एसीपी एमएससीपी लागू होते हुए भी नहीं मिला है, तो उनको उनका हक दिलाने का काम सैनिक पाठशाला से हो रहा है। आप भी अपना पेंशन से जुड़ा हुआ समस्या मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस के जरिए, ताकि मैं आपको आपके पेंशन से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के आपको गाइड करूं कि आपने क्या कार्रवाई करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में पेंशनर्स के लिए रेल टिकट कंसेशन, एलटीसी, 67% पेंशन, 65, 70, 75 साल में एडिशनल पेंशन, 11 साल में कम्यूटेशन का रिकवरी बंद होना, और भी बहुत कुछ है। जी हां, 8वां पे कमीशन के लिए जेसीएम की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया है भारत सरकार को 8वें पे कमीशन को, उस प्रपोजल में खास करके पेंशनर्स के लिए क्या है, क्या मांगे हैं, क्या प्रपोजल्स हैं, वो समझते हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों ये जेसीएम की तरफ से भेजा गया आप प्रपोजल का हिस्सा देख पा रहे हैं, जिसमें रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट दिए जाएं इसकी मांग की गई, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आप अगर डिटेल्स में देखेंगे तो पेंशनर्स के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं वो क्या क्या हैं जो मांग की गई है। देखिए, डीसीआरजी प्रपोजल यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जो आगे देखिए रिमूवल ऑफ सीलिंग लिमिट, सर्विस ईयर को रिमूव करने के लिए बताया गया है, और जो एनपीएस के यूपीएस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी लागू करने के लिए बोला गया है, यानी कि जो मैक्सिमम 25 लाख है उसको 75 लाख करने की भी मांग की गई है। और आगे देखिए 1 रैंक 1 पेंशन जो है सिविल के पेंशनर्स के लिए भी मांग की गई है। जी हां, आगे देखिए और क्या क्या है। लिव इनकेसमेंट, 600 दिन का लिव इनकेसमेंट का जो है रीइंबर्समेंट हो, यानी कि लिमिट बढ़ाया जाए, ये मांग की गई है। आगे देखिए एडिशनल पेंशन 65 साल से 70%, 70 साल से 75% ऑफ लास्ट पेमेंट ड्रॉन, 75 साल में 80%, 80 साल में 85%, 85 साल में 90%, और 90 साल में 100% लास्ट पेमेंट ड्रॉ का पेंशन दिया जाए, यानी कि एडिशनल पेंशन 65 साल से ही शुरू किया जाए, और पेंशन की शुरुआत 67% से किया जाए, ये भी मांगे, वो भी आगे है। चलिए, यानी कि एडिशनल पेंशन को जो आज के डेट में 80 साल से मिलता है उसको 65 साल से शुरू कराने की भी मांग है। आगे मांगे दोस्तों रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन जो अभी 15 साल में रिस्टोर होता है उसको 11 साल में ही रिस्टोरेशन कराने की, यानी कि 11 साल में ही कम्यूटेशन का कटिंग बंद करने की भी मांग की गई है। आगे वेलफेयर स्कीम में क्या क्या वेलफेयर मांगे गए हैं। एक तो एलटीसी जो लिव ट्रेवल कंसेशन मिलता है वो भी पेंशनर को लागू किया जाए, ऐसी भी मांगे। साथ ही साथ केयर टेकर अलाउंस भी दिया जाए, जो उम्र दराज वाले होते हैं
उनको केयर टेकर अलाउंस अलग से दिया जाए, ऐसी भी मांग की गई है। रेलवे कंसेशन जो रिस्टोर किया जाए, पहले रेलवे कंसेशन होता था उसको भी रिस्टोर किया जाए, उसको भी दोबारा से लागू किया जाए। फिर हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाए पेंशनर्स को भी। इनकम टैक्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट किया जाए पेंशनर्स के लिए। फिर एल्डरली फ्रेंडली हॉलीडे होम्स को भी लागू किया जाए, यानी कि घूमने अगर जाना चाहें तो ऐसी भी सुविधा पेंशनर्स के लिए हो, ऐसी मांग की गई है। साथ ही साथ ओपीएस को लागू करने की भी मांग की गई है। और साथ ही जो पेंशन है वो 67% ऑफ द बेसिक पे, यानी कि हमें आज के डेट में 50%, लास्ट रिकॉनेबल एमोलमेंट का 50% मिलता है, जिसको 67% करने की मांग की गई है। और फैमिली पेंशनर को 50% करने की मांग की गई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ कई सारे और भी हैं, एनपीएस को ओपीएस में बदलना, और इस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड नॉन कंट्रीब्यूटरी ओपीएस स्कीम को दोबारा से रिस्टोर करने की भी मांग की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, पेंशनर्स के लिए भी बहुत सारी मांगे की गई है। ये एट ए ग्लांस, यानी कि कुल मिलाकर के इस तरीके की मांगे हैं, जिनका आगे डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, पूरा जस्टिफिकेशन, क्या क्या जस्टिफिकेशन दिए गए हैं इन्हीं मांगों को लेकर के, वो जस्टिफिकेशन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए भी दोस्तों जेसीएम की तरफ से 8वें पे कमीशन में अच्छे खासे पॉइंट्स डाले गए हैं, जो आप डिटेल्स में ये नीचे देख पा रहे हैं, जिसका पूरा ब्यौरा आपने ऊपर समझ लिया। तो इस तरीके से पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स गए हुए हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी है 2% डीए तो बढ़ गया, मगर स्पर्श के लिए आगे धर्म संकट खड़ा है। अप्रैल का भुगतान और डीएडीआर का एरियर का भुगतान। देखिए दोस्तों, अब अप्रैल के लगभग आखिर में आकर के डीएडीआर का डिक्लेरेशन सरकार की तरफ से हो गया है। तो ऐसे में क्या यह संभव है कि अब अप्रैल के महीने में ही बढ़ा हुआ पेंशन मिले और हमें 3 महीने का एरियर भी मिले? क्योंकि महज अब कुछ ही दिनों के बाद स्पर्श में पेंशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जैसे प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके अगले कुछ दिनों में एसएमएस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में स्पर्श का एसएमएस क्या 60% डीआर के हिसाब से ही मिलने वाला है? क्योंकि अभी तो केवल डिक्लेरेशन हुआ है, इसके आगे पेंशन मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से आदेश भी निकलने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पर्श के लिए आगे धर्म संकट दिखाई दे रहा है, और सरकार का जरूर इसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में अभी चुनाव होने भी हैं। तो ऐसे में उसको मद्देनजर रखते हुए भुगतान बहुत जल्दी होना जरूरी है, और अब 60% डीए के हिसाब से ही अप्रैल का भी भुगतान होने के चांसेस हैं, चुनाव को अगर हम मद्देनजर रखें तो। लेकिन अगर बाई चांस डिले हो जाए और अप्रैल का पेंशन हमें 58% के हिसाब से मिले, तो हमें अगले मई के शुरुआती के दौर में ही, मई 1 से लेके 10 के बीच में ही 4 महीने का एरियर मिलने के चांसेस हैं, अगर अप्रैल का महीना 58% के हिसाब से मिलता है तो। अप्रैल के महीने का पेंशन, हालांकि प्रेशर जरूर रहेगा स्पर्श के ऊपर कि 60% के हिसाब से ही भुगतान हो, क्योंकि अब जब आदेश निकल चुका है, डिक्लेरेशन हो चुका है, तो आदेश भी अगले 2-4 दिन के अंदर निकल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपका एसएमएस स्पर्श द्वारा 58% के हिसाब से ही आए, तब भी आप ताज्जुब ना माने, तब भी आप हैरत ना माने, आगे आपको एरियर 4 महीने का मिलेगा और जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए अब ये एक धर्म संकट है, जिसका स्पर्श की तरफ से किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, पीसीडीए की तरफ से किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम भी मांग करते हैं कि अप्रैल का महीने का जो पेंशन है वो 60% डीए के हिसाब से ही बढ़ा हुआ पेंशन दिया जाए, और अप्रैल महीने के अंदर ही 3 महीने का एरियर का भी भुगतान किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में एक और डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है, लेकिन कार्यकाल 13 अक्टूबर 2030 तक। जी हां, एक डायरेक्टर साहिबा की नियुक्ति हुई है, अभी एक लेडी अधिकारी की नियुक्ति हुई है, जिनका कार्यकाल 13 अक्टूबर 2030 तक दिखाया गया है। चलिए जो लेटर जारी हुआ है पेंशन मंत्रालय की तरफ से, उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा यह लेटर 14 अप्रैल 2026 को निकाला गया है, जिस लेटर के जरिए 8वें पे कमीशन के लिए और एक डायरेक्टर साहिबा की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। जी हां, आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ एमएस अंबिका आनंद ISS 2009 बैच एज डायरेक्टर इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, डायरेक्टर की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो उनका जो कार्यकाल दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MS अंबिका आनंद, जो कि फिलहाल डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। उनको 8वें पे कमीशन के डायरेक्टर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधीन अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। लेटर शिफ्ट बेसिस ऑन को टर्मिनस बेसिस विथ 8 सेंट्रल पे कमीशन व्हिच इज फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 13 अक्टूबर 2030। यानी कि देखिए, इनका जो अपॉइंटमेंट 8वें पे कमीशन के लिए किया गया है उसको फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 13 अक्टूबर 2030 बताया गया है। आगे, बैलेंस पीरियड आउट ऑफ एडमिसिबल टेन्योर ऑफ 5 years अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। अब इनका अपॉइंटमेंट जो स्टील मंत्रालय में 5 साल के लिए हुआ था, उसका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 13 अक्टूबर 2030 को। शायद इसीलिए 13 अक्टूबर 2030 तक के लिए उनको 8वें पे कमीशन में शिफ्ट किया गया है। हालांकि यहां पर उनकी नियुक्ति 13 अक्टूबर 2030 तक तो है, लेकिन स्टील मंत्रालय में ऑलरेडी वो एक डायरेक्टर के पद में थी, तो उनका 5 साल होने का ये टेन्यूर है। लेकिन पे कमीशन में भी, पे कमीशन लागू होने के बाद भी काम चलते रहते हैं आगे, तो कई सारे अधिकारी कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।